आज सुबह की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग के हालात बनते जा रहे हैं। आज सीजफायर का आखिरी दिन है। भारतीय समय के मुताबिक बुधवार देर रात को शाम तक सीजफायर की मियाद खत्म हो जाएगी। अमेरिका और ईरान से कोई भी डेलीगेशन इस्लामाबाद बातचीत के लिए नहीं पहुंचा है। इस बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि वो धमकियों के बीच बातचीत नहीं करेगा। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी सीजफायर के समझौते का उल्लंघन और अमेरिका की धमकी भरी भाषा के हालात और खराब हो रहे हैं। इन परिस्थितियों में बातचीत की उम्मीद बहुत कम है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को फोन पर कहा है कि अमेरिका युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, शांति वार्ता में बाधा डाल रहा है। तेहरान से मिले इस मैसेज के बाद पाकिस्तान ने ट्रंप को सलाह दी है कि वो अपने सार्वजनिक बयानों में नरमी बरते। तो सीज फायर की मियाद खत्म हो रही है, उससे पहले अमेरिका और ईरान के बीच डील खट्टाई में पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हैं उसे देखते हुए ईरान ने साफ कर दिया है कि वो दबाव में नहीं आने वाला है। दरअसल जब से सीज फायर हुआ है और इस्लामाबाद में बातचीत हुई थी, उसके बाद कुछ शर्तें रखी गई थी, जिसमें अमेरिका ने कहा था कि हॉर्मुज को खोलना होगा, ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम 20 साल तक के लिए बंद करना होगा और उसके पास जो एनरिच यूरेनियम पड़ा हुआ है वो उसे अमेरिका को हैंडओवर करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने क्या मांग की थी? ईरान ने कहा था कि हिजबुल्लाह के ऊपर हमले बंद होने चाहिए, लेबनान में सीज फायर लागू होना चाहिए। दूसरा, उसने कहा था कि उसके जो करीब बिलियंस ऑफ डॉलर की संपत्ति जो दूसरे देशों में जब्त की गई है, फ्रीज की गई है, उसे खोलना होगा। और साथ ही अमेरिका को यह गारंटी देनी होगी, उसके सहयोगों को गारंटी देनी होगी कि ईरान के ऊपर हमले नहीं होंगे। लगभग इस पूरे मसौदे पर बातचीत हो गई थी। अमेरिका की ओर से लगातार कोशिश की जा रही थी कि ईरान उसकी शर्तों को मान ले। इसके लिए आसिम मुनीर, पाकिस्तान के सेना के अध्यक्ष, को भेजा भी गया था तेहरान और बातचीत भी हुई थी। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने जिस तरह से हॉर्मुज को ईरान की ओर से चोक किया गया था, बंद किया गया था, उसने भी बाहर बैरिकेडिंग लगा दी। एक तरह से पानी के ऊपर उसने एक ऐसा ब्लॉकेज तैयार किया कि कोई भी ईरानी जहाज ना जा सकता है ना आ सकता है, जिसके बाद ये पूरी बातचीत खट्टाई में पड़ गई। अब इस बीच ईरान की नेशनल असेंबली के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने बेहद कड़ा रुख अपना लिया है। गालिबाफ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि हम धमकियों के साए में वार्ता स्वीकार नहीं करते हैं। अब मोहम्मद बागेर गालिबाफ चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि पिछले 2 हफ्ते में ईरान ने युद्ध के मैदान में नए पत्ते खोलने की तैयारी की है। ये पोस्ट ऐसे वक्त आया है जब इस्लामाबाद में पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन कोई डेलीगेशन वहां नहीं पहुंचा है। गालिबाफ ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि ट्रंप ने घेराबंदी थोपकर और युद्ध विराम का उल्लंघन किया है और वो बातचीत की मेज को आत्मसमर्पण की मेज में बदलने की कल्पना कर रहे हैं। इस पोस्ट का साफ मतलब है कि ईरान युद्ध के लिए तैयार है और इसके लिए पूरी तरह से ट्रंप को जिम्मेदार उन्होंने ठहरा दिया। अपने जहाज पर अमेरिकी सेना के कब्जे के बाद ईरान ने कहा है कि वो फिलहाल अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सीजफायर होने के बाद से ही अमेरिका बार बार इसकी शर्तों के खिलाफ जा रहा है और इसके इरादे ठीक नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागेई भी ये कह चुके हैं कि फिलहाल अमेरिका से बातचीत के लिए ईरान का कोई डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं जा रहा। तो ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ, जो अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंचे थे, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उनका यह कहना है कि जो शर्तें रखी गई थी सीज फायर को लेकर, बातचीत को लेकर, उसे लगातार अमेरिका तोड़ रहा है और यही वजह है कि अब ये जो डील है या अब ये जो शांति वार्ता है होना मुश्किल है। इस बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस मंगलवार को इस्लामाबाद रवाना हो सकते हैं, यानी आज वैंस इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के पाकिस्तान रवाना होने का दावा गलत निकला था। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वैंस सोमवार सुबह वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में नजर आए हैं। उनका काफिला सुबह करीब 11 बजे व्हाइट हाउस पहुंचा। इससे साफ हो गया है कि ट्रंप का दावा गलत था। इससे पहले ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि वैंस इस्लामाबाद के लिए निकल चुके हैं। हालांकि अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने ट्रंप के इस दावे पर सवाल उठाए थे और अब यह बड़ी खबर आ रही है, जैसा बताया जा रहा है कि जेडी वैंस जो इस वार्ता में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे थे, जो पहली वार्ता हुई थी ईरान और अमेरिका के बीच में, उसके बाद यह दावा किया गया राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कि एक बार फिर से बातचीत के लिए जेडी वैंस इस्लामाबाद जा रहे हैं। लेकिन सोमवार को उनका काफिला व्हाइट हाउस में देखा गया था। अब यह देखना है कि क्या वो आज यानी मंगलवार को इस्लामाबाद पहुंचते हैं।
वही सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवाने की कोशिश अभी भी जारी है और यह भी कहा जा रहा है कि यह बातचीत एक नहीं बल्कि कई दिनों तक चल सकती है। कोशिश यह है कि एक अस्थायी समझौता यानी कि MOU साइन हो जाए जिससे सीज फायर आगे बढ़ सके और करीब 60 दिन का वक्त मिल जाए ताकि बड़ा शांति समझौता तैयार किया जा सके। लेकिन यह तब संभव है जब इसमें ईरान भी हिस्सा ले। अमेरिका के 2 प्लेन रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर उतर चुके हैं। इस बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने ईरानी राजदूत रेजा अमेरी मोगदम से मुलाकात की है जिसमें अमेरिका के साथ संभावित वार्ता और क्षेत्रीय तनाव कम करने के मुद्दे पर चर्चा हुई है। अब दरअसल ये कुछ खबरें आ रही हैं जिसको आप कह सकते हैं कि इसमें कितनी पुष्ट है या फिर अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन इतना कंफर्म है कि अमेरिका की ओर से कोशिश की जा रही है कि सीज फायर बरकरार रहे। लेकिन अमेरिका चाहता है कि सीज फायर या फिर जो भी समझौता होगा वो अमेरिका के शर्तों पर होगा, ना कि ईरान की शर्तों पर होगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया है कि सीज फायर से पहले अगर कोई समझौता नहीं होता है तो युद्ध विराम को बढ़ाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ट्रंप ने ब्लूमबर्ग को फोन पर दिए इंटरव्यू में बताया कि सीज फायर वॉशिंगटन के वक्त के मुताबिक बुधवार शाम को समाप्त होगा। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अगर उससे पहले कोई समझौता नहीं होता है तो युद्ध विराम को बढ़ाने का संभावना बहुत कम रह जाता है। तो यानी कि ट्रंप का कहना है कि अगर 22 तारीख तक इसकी जो युद्ध विराम है उसकी अंतिम तारीख है खत्म होने की, क्योंकि करीब 15 दिन का ये युद्ध विराम किया गया था, अगर बुधवार दोपहर तक या शाम तक कोई डील नहीं हो पाती ईरान के साथ तो ऐसे में सीज फायर को, युद्ध विराम को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में लगातार जो ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ये डील नहीं हो पाता है और सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो ऐसे में ईरान के ऊपर घातक हमला किया जाएगा, उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया जाएगा। तो कोशिश यही है कि अमेरिका की ओर से ईरान के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए और इस दबाव के जरिए इस शांति वार्ता में शामिल करके अपने शर्तों पर इसको आगे ले जाया जाए। इस बीच अमेरिका ने सीज फायर खत्म होने की स्थिति में अपनी तैयारियों की एक झलक दिखाई है। अमेरिकी कमांड सेंटर ने एक वीडियो जारी किया जिसमें अरब सागर में अमेरिकी नेवी ने नाकेबंदी कर रखी है और वो इस इलाके से गुजरने वाले कार्गो शिप को लौटने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं अमेरिकी नेवी ईरान के कार्गो शिप टोस्का के पास अरब सागर में गश्त कर रही है और साथ ही जहाज के कंटेनर कार्गो की तलाशी भी ली जा रही है। अमेरिकी नौसैनिकों ने जहाज पर चढ़कर उसे जब्त कर लिया। ईरान के शिप पर नाकेबंदी के उल्लंघन का आरोप है। इस कार्रवाई के बाद ईरान भड़क गया है। तो ये वही कार्गो शिप है, जहाज है। A visit and search in accordance with international law. This is United States warship 115. You are entering the area of the military. ये तस्वीर देख रहे हैं अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर है जिसमें एक मशीन गन के साथ आपको सैनिक बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे आपको एक टैंकर नजर आ रहा है। अब हो सकता है कि ये टैंकर ईरानी टैंकर हो, क्योंकि ईरान के टैंकर्स को ना ही अंदर जाने यानी कि हॉर्मुज से ईरान तक जाने की कोई अनुमति है और ना ही किसी भी जहाज को, ईरानी जहाज को बाहर आने की अनुमति है। इस बीच ओमान की खाड़ी में जो बिल्कुल मुहाने पे पड़ता है हॉर्मुज स्ट्रेट के, उस जगह पर अमेरिका के जहाजों ने घेराबंदी कर रखी है और यहां से किसी भी जहाज को आने जाने के लिए अमेरिकी नौसेना से परमिशन लेना पड़ता है। अगर उनको इजाजत नहीं मिलती है तो ऐसे में क्या होता है, जो आपने देखा था कि तोसाक करके जो एक कार्गो शिप था ईरान का, उसको कब्जा कर लिया गया था अमेरिका की ओर से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रंप ने गोले चलाकर खाड़ी में शांति की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अमेरिकी नेवी ने वेनेजुएला वाला फायर एंड सीज गेम हॉर्मुज में भी शुरू कर दिया। ईरान ऐसा देश है जो पलटकर जरूर आता है, हर बार पहले से बड़ा हमला करता है। इसीलिए बहुत बड़ी आशंका है कि फारस की खाड़ी में युद्ध फिर से भड़क सकता है। ट्रंप के एक्शन पर रिएक्शन में देरी क्यों हो रही है, इसका जवाब भी ईरान की तरफ से दे दिया गया है। अमेरिका के कब्जे वाले टूस्का शिप में ईरान के क्रू मेंबर और उनकी फैमिली फंसी हुई है। ईरान की प्राथमिकता पहले उन्हें सुरक्षित निकालने की है, इसके बाद ईरान पूरी ताकत से पलटवार करेगा। रिपोर्ट यह भी है कि IRGC ने जवाबी ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। ओमान की खाड़ी में तैनात अमेरिकी जंगी बेड़ों को ईरान ने निशाना बनाया है।
ईरानी ड्रोन अटैक से डरकर अमेरिका ने अपने कई जंगी बेड़ों को ओमान की खाड़ी में पीछे की तरफ भेजा है। ईरान ने हॉर्मुज में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए नेवी बेड़े 29 से बढ़ाकर 32 कर दिए हैं। ईरान ने 28 से 30 पनडुब्बी तैनात की है। ईरान ने 3 डिस्ट्रॉयर भेजे हैं, 7 फ्रिगेट और कई कार्वेट्स पहले से ही हॉर्मुज में मौजूद हैं। हॉर्मुज के आसपास 5 द्वीपों में ईरान ने नए मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं। जब से अमेरिका ने नाकेबंदी शुरू की है, ईरान ने फारस की खाड़ी में गश्त बढ़ा दी है। मिसाइल और ड्रोन से लैस ईरान की हजारों स्पीड बोट लगातार घूम रही हैं। हॉर्मुज और बाब अल मंदेब में ईरान और हूती के हमलों का जवाब देने के लिए अमेरिका की तैयारी इस बार पहले से ज्यादा है। अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात है। दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड लाल सागर में तैनात है। 8 दिन में तीसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी खाड़ी में पहुंचने वाला है। इनके अलावा अमेरिका के 27 जंगी जहाज भी ईरान के आसपास घेरा डालकर बैठे हैं। अमेरिका ने 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में लगा दिया है। नाकेबंदी कर ट्रंप ईरान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट खत्म कर मुज्तबा को घुटनों पर लाना चाहते हैं। मुज्तबा भी अब चोट से उबर गए हैं और वॉर रूम में मोर्चा संभालने को तैयार हैं। मुज्तबा को हार्ड लाइनर माना जाता है। ऐसे में शांति कम, अशांति की आशंका ज्यादा बढ़ रही है। अमेरिका सीज फायर तोड़ने के लिए ईरान को दोषी ठहरा रहा है। ईरान अमेरिका को दोषी ठहरा रहा है। ऐसे में सवाल है, पाकिस्तान में होने वाली पीस डील का क्या होगा? फिलहाल ईरान डिनायल मोड में है और इस्लामाबाद जाने को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है। देखिए, अभी तक जब तक मैं यहाँ हूँ, हमारे पास बातचीत के अगले दौर के लिए कोई योजना नहीं है। इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उसके बाद चाहे किसी भी तरह से इस मामले यानी कि लेबनान पर समझौता हुआ हो, हमें हॉर्मुज जलडमरू मध्य में उनकी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा, जिसे वो नौसैनिक नाकाबंदी करार दे रहे हैं। अभी कुछ ही घंटों में आपने देखा कि ईरानी कमर्शियल शिप पर हमला किया गया। ये सभी घटनाएं युद्ध विराम का स्पष्ट उल्लंघन मानी जाती है। ईरान ने हॉर्मुज को लेकर नई डिमांड की लिस्ट जारी कर दी है। ईरान नया कानून लाएगा। हॉर्मुज में इजरायल के जहाजों पर टोटल बैन लगाएगा। ईरान हॉर्मुज से जाने वाले जहाजों पर रियाल में टोल लेगा। टोल का 30% आईआरजीसी के खाते में जाएगा। दुश्मन देशों को पारगमन से पहले सुरक्षा परिषद की मंजूरी लेनी पड़ेगी। जिन देशों ने ईरान को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ईरान ने एक बार फिर कह दिया है कि हॉर्मुज में टोल देना ही होगा, वरना जहाज नहीं जाने देंगे। और महिला आरक्षण बिल को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आज बीजेपी लखनऊ में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। सीएम योगी के आवास से विधान भवन तक एक पद यात्रा निकाली जाएगी। उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम और पूरा मंत्रिमंडल मौजूद रहेगा। बीजेपी इस मामले में ब्लॉक स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। महिला आरक्षण पर योगी ने खोला मोर्चा। लखनऊ में आज बीजेपी का बड़ा विरोध प्रदर्शन। आधी आबादी के हक की लड़ाई में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हो गए। योगी की अगुवाई में बीजेपी आज लखनऊ में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें महिला आरक्षण कानून में प्रस्तावित संशोधनों पर विपक्षी दलों के रुख का कड़ा विरोध किया जाएगा। इस शक्ति प्रदर्शन में योगी के अलावा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम और पूरा मंत्रिमंडल शामिल होगा।
इस प्रदर्शन को जनाक्रोश महिला पदयात्रा नाम दिया गया है। ये पदयात्रा मुख्यमंत्री आवास से शुरू होकर विधान भवन के सामने समाप्त होगी। पदयात्रा से पहले नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के बाहर जुटेंगे, फिर पैदल मार्च करते हुए सिविल अस्पताल होते हुए विधानसभा के सामने पहुंचेंगे, जहां सीएम योगी का संबोधन होगा, जिसमें हजारों की संख्या में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। बीजेपी सिर्फ लखनऊ में विरोध प्रदर्शन नहीं करेगी, बल्कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में प्रदेश भर में अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विपक्ष के रुख पर सीधा प्रहार होगा। उसके तहत ब्लॉक स्तर से लेकर जिला मुख्यालयों तक कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाई जाएगी। योगी ने रविवार के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही संकेत दे दिया है कि वो महिला आरक्षण के मुद्दे पर कड़ा रुख लेने वाले हैं। जो दृश्य वास्तव में सदन के अंदर इंडी गठबंधन का रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके का रहा है, यह पूरी तरीके से एक बार उस दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण जैसा दृश्य था। किस प्रकार की टिप्पणी और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां विपक्ष के द्वारा की गई और किस प्रकार का आचरण किया गया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आधी आबादी के मन में विपक्ष के इस नारी विरोधी आचरण के बारे में भारी आक्रोश है और वह आक्रोश कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके और अन्य उन दलों का जो इस पाप में भागीदार थे, उनके प्रति आधी आबादी के मन में यह आक्रोश आज देखने को मिल रहा है कि दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी महिला आरक्षण को राजनीतिक नारे में बदलना चाहती है। हमारे बीच इस बिल को लेकर इसलिए रोष था क्योंकि प्रक्रिया में दोष था। हमने माना कि इस बिल में खोट है क्योंकि भाजपा के नजर में केवल वोट है, इसलिए हमने विरोध किया और लोकतंत्र और संविधान को बचाने की एक और मुहिम में हम सफल रहे। योगी सरकार ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर 30 अप्रैल को यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने का भी फैसला लिया है। 2 दिन पहले कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। विधानमंडल के विशेष सत्र का मुख्य एजेंडा महिला आरक्षण बिल के समर्थन में प्रस्ताव पारित करना और विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाना है। योगी सरकार विधानसभा में महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। ये भी चर्चा है कि सत्र में विपक्ष के रवैये को लेकर योगी सरकार निंदा प्रस्ताव भी पेश कर सकती है। और महिला आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र की राजनीति भी पूरी तरह से गर्मा गई है। इस मुद्दे पर सत्ताधारी महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच सीधा टकराव दिख रहा है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाते हुए आज मुंबई में बड़ा मोर्चा निकालने जा रही है। शाम 5 बजे ये पदयात्रा जाम्बूरी मैदान से शुरू होकर एनएससीआई वर्ली डोम पर खत्म होगी। इसमें बड़ी तादाद में महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी का भी दावा किया गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे खुद इस मोर्चे में शामिल होंगे। शाम को 7 बजे एक सभा भी होगी जिसमें महायुति के शीर्ष नेता संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी एक बड़ा सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू करने जा रही है जिसका लक्ष्य 1 करोड़ महिलाओं के हस्ताक्षर जुटाना है ताकि महिला आरक्षण के समर्थन को जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। एआईएमआईएम के पार्षद सहर शेख ने मीडिया और सोशल मीडिया ट्रोलिंग को लेकर फिर पलटवार किया है। सहर शेख ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में मीडिया में लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि जब तक न्यायालय का अंतिम फैसला नहीं आता है तब तक किसी को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है। सहर शेख ने कहा है कि उन्हें जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा सहर शेख ने सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि उन्हें गालियां दी जा रही हैं और पाकिस्तान जाने के लिए कहा जा रहा है। बेबुनियादी साबित करने के लिए, क्योंकि हम पर इल्ज़ाम लगाए गए
कि हमने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए, हमने जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और उसके आधार पर हमने इलेक्शन लड़ा है, हमने बड़े बड़े अधिकारियों की दिशा भूल की है और ऐसे सब इल्जाम की वजह से पिछले 5-6 दिन से मीडिया ट्रायल चल रहा है हमारा और उसमें लोगों ने हम पर कई बड़े बड़े आरोप लगाए, हमको नॉट रीचेबल करार दिया, हमको फरार करार दिया कि हम भाग गए हैं। तो ऐसे सब एलिगेशन जब लगते हैं और आप जब खुद पर्सनली ग्राउंड लेवल पर एसआईआर का काम कर रहे हो, आरटीई का काम कर रहे हो, टीएमसी हॉस्पिटल में विजिट्स कर रहे हो, पर्सनली जब आप ये सब कर रहे हो लेकिन मीडिया पे आपके बारे में ये सब चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एज अ ह्यूमन पहले तो शॉक में रहते हो कि ये सब कैसे, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, झूठ कैसे फैलाया जा रहा है। तो वो शॉक को अब्जॉर्ब करने में 1-2 दिन लगता है और फिर उसके बाद में क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम देश के न्याय सिस्टम पर भरोसा रखते हैं, हमारा लॉ जो है उस पर हम भरोसा रखते हैं, तो हम हमारी लड़ाई लीगली लड़ने में बिलीव करते हैं। तो हमने ये लड़ाई। और बिहार के गया में सोमवार को महिला थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पारिवारिक विवाद सुलझाने आए सास और बहू के बीच अचानक मारपीट शुरू हो गई। बहू ने हेलमेट से हमला कर दिया। मारपीट की इस घटना में सास घायल हो गई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग हाथापाई करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि चंदौती थाना क्षेत्र के बहादुर बीघा में एक पारिवारिक विवाद को लेकर दोनों पक्षों को महिला थाने बुलाया गया था। पुलिस की मौजूदगी में बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश हो रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर सास और बहू के बीच बहस तेज हो गई। पहले तीखी नोकझोंक हुई, फिर अचानक दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ी। महिला थाना पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव किया। बंगाल चुनाव के फर्स्ट फेज के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। चुनाव के पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार के आखिरी वक्त में राजनीतिक पार्टियां भी पूरी ताकत लगा रही हैं। सीएम ममता बनर्जी जनसभा को संबोधित कर रही हैं। आज उनकी 4 जनसभाएं हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह की भी आज बंगाल में 4 रैलियां हैं। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज आसनसोल में रोड शो करेंगी। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की भी आज बंगाल में कई रैलियां और रोड शो हैं। वेस्ट बंगाल में पहले फेज के दौरान 16 जिलों की 152 सीटों पर ये वोट डाले जाएंगे। एक तरफ सियासी दल प्रचार के जरिए वोटर्स को साधने में लगे हैं, तो वहीं बंगाल चुनाव में फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले सोमवार को कोलकाता में बड़ा बवाल हो गया। फोर्ड विधानसभा क्षेत्र के हुसैन शाह रोड पर बीजेपी कैंडिडेट राकेश सिंह की पब्लिक मीटिंग के दौरान तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने जय बांग्ला के नारे लगाए, तो बीजेपी ने बदले में जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहस शुरू हो गई और हंगामा हो गया। इसके बाद तृणमूल और बीजेपी दोनों ने इकबालपुर पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। दोनों पार्टियों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर किया। पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के कई लोगों को डिटेन कर लिया है। इधर पहले फेज की वोटिंग से पहले कोलकाता में एंटाली में सीएम रेखा गुप्ता के रोड शो के दौरान बिजली गुल हो गई और बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने अपनी मशीनरी का दुरुपयोग करके स्ट्रीट लाइटें बंद करा दी। कोलकाता के इकबालपुर पुलिस स्टेशन के बाहर बंगाल पुलिस के इकबाल को चुनौती देती है भीड़ टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की है। उग्र भीड़ एक दूसरे पर हमलावर हुई तो हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। पहले फेज की वोटिंग से पहले साउथ कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं की ये भिड़ंत बता रही है कि बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव करवाना आयोग के लिए कितना मुश्किल है। दरअसल हुसैन शाह रोड पर बीजेपी कैंडिडेट रमेश सिंह की पब्लिक मीटिंग हो रही थी। इसी दौरान टीएमसी कार्यकर्ता जय बांग्ला के नारे लगाने लगे, जिसके जवाब में बीजेपी ने जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बहस के बाद भारी बवाल हो गया। पुलिस ने दोनों पार्टियों के कई कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया। साउथ कोलकाता में पुलिस के सामने टीएमसी और बीजेपी के कैडर भिड़ गए। तो दूसरा मामला कोलकाता एंटाली में हुआ। रोड शो के दौरान बिजली गुल हो गई। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने मशीनरी का दुरुपयोग करके स्ट्रीट लाइट बंद कर दी।
बिजली गुल होते समय बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर प्रियंका टेबरेवाल के समर्थन में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता रोड शो कर रही थी। हालांकि बिजली काटने के बाद भी बीजेपी का रोड शो नहीं रुका। ये अच्छी बात है कि जो भय और आतंक पहले टीएमसी सरकार के कारण जनता में था, अब जनता के कारण वही भय और आतंक टीएमसी के गुंडों में है। उन्होंने डर के मारे, हमारी प्रत्याशी से डर करके, इस चुनाव प्रचार से डर करके जिस तरीके से इस पूरे मोहल्ले की लाइट बंद करा दी ताकि रोड शो हो नहीं, परंतु जनता ने उन्हें जवाब दिया। जनता ने, हजारों लोगों ने अपने मोबाइल लाइट की ऑन करके जो आशीर्वाद और प्यार दिया, मैं दिल की गहराई से उन्हें धन्यवाद देती हूं कि अब बंगाल की जनता बिल्कुल निर्भीक होकर के अपना मतदान करने के लिए तैयार है। 500 से बेसी ऑफिसर्स आईएएस आईपीएस का बंगाल के निर्वाचन चलते वक्त इस समय ट्रांसफर किया गया। एक ऐसा माहौल तैयार किया कि पूरा सेना यहाँ उतर गई और इन सबों के पीछे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक उद्देश्य है। तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट के गाड़ियों को सर्च किया जाएगा, ममता दीदी के गाड़ी सर्च होगा, अभिषेक बंदोपाध्याय गाड़ी सर्च होगा, परिवार के सदस्यों को गाड़ी सर्च होगा, विभिन्न पुलिसों को भी हैरेसमेंट। अब कोई नजदीक का और दूर वाला बात नहीं है। बंगाल के रण में आज पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में आज रैली, रोड शो, जनसभा के साथ साथ पक्ष विपक्ष में जबरदस्त पलटवार दिखाई देगा। आखिरी दिन के प्रचार में आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह बंगाल में 4 रैलियां करेंगे, तो दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता आज आसनसोल दक्षिण में रोड शो करेंगी। वहीं सीएम ममता बनर्जी भी आज 4 रैलियां करेंगी। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी आज धुआंधार प्रचार करेंगे। इससे पहले सोमवार को पश्चिमी मेदिनीपुर के गारबेटा में सीएम योगी की रैली में पहुंची भीड़ को देखकर विरोधी दंग रह गए। गारबेटा की सभा में पंडाल में जगह कम पड़ गई तो लोग आसपास की छतों पर चढ़ गए, तो कोई बाउंड्री पर चढ़कर सीएम योगी के भाषण सुनने लगा। आप देखते होंगे बंगाल में ममता दीदी को परेशानी होती है जब कोई जय श्री राम बोलता है, तो राम के नाम पर ममता दीदी ने बैन कर दिया है। दुर्गा पूजा प्रतिबंध, मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, दुर्गा मूर्ति का विसर्जन नहीं हो सकता, शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। यानी बंगाल में वो दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करती है, राम नाम लेने पर वह प्रतिबंध लगाती है, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती है। आज से 9 वर्ष पहले यूपी में इसी प्रकार की अराजकता थी, उपद्रव होते थे, गुंडागिर्दी होती थी, पर्व त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, सड़कों पर नमाज होता था, इफ्तार की पार्टी होती थी, बेटी असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था, विकास ठप था। बहनों और भाइयों, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में यूपी डबल इंजन की सरकार यूपी के अंदर चल रही है। न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में अब सब चंगा है। मेदिनीपुर में सीएम योगी ने टीएमसी पर निशाना साधा तो वीरभूम पहुंचे रक्षा मंत्रियों ने नानूर और सैंथिया सीटों पर प्रचार किया। सैंथिया में रोड शो करने के बाद राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल बदहाल हो गया है। वहीं वीरभूम में ही रैली के लिए पहुंची सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को बंगाल से दिल्ली तक हराने का दावा किया। पूरे पश्चिम बंगाल में भय, दहशत, जुल्म और अत्याचार का एक माहौल लगातार 15 वर्षों तक रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने बराबर टीएमसी को 3-3 बार का मौका दिया। 15 वर्षों का समय, मैं समझता हूं किसी राज्य के विकास के लिए 15 वर्षों का समय यह कम नहीं होता है। देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों ने केवल 5-8 वर्षों के अंदर ही अपने राज्य का विकास तेजी के साथ किया है। पहले इस पश्चिमी बंगाल का कंट्रीब्यूशन, योगदान, जो देश की अर्थव्यवस्था में जो 10% हुआ करता था, टीएमसी के आने के बाद वो घटकर 5% तक पहुंच गया है। ऐसे हालात हो गए हैं, लोग यहाँ भय और दहशत के माहौल में अपनी किसी तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। इस बार पश्चिमी बंगाल में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्लियर मेजॉरिटी के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। आगामी दिनों হবে আজকের লড়াইটা বিজেপির বিরুদ্ধে। গত দুদিন আগে লোকসভায় বিজেপিকে আমরা পরাস্ত করেছি। এবারেও মনে রাখবেন এই 26এই বাংলা জিতে দিল্লি থেকে বিজেপিকে হটাবো। এটা আমাদের অঙ্গীকার, এটা আমাদের শপথ, এটা আমাদের প্রতিশ্রুতি। ममता दीदी के निशाने पर बीजेपी और पीएम मोदी हैं। पहले फेज की वोटिंग से पहले बीजेपी ने भी ममता और टीएमसी पर सबसे बड़ा हमला किया। पिछले चुनाव में ममता को नंदीग्राम में हरा चुके बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता को इस बार भवानीपुर सीट से हराने का दावा किया। भाजपा आ रहा है, परिवर्तन का आंधी है। मोदी जी का नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी डबल इंजन सरकार बन रहा है। आज तक टीएमसी के लिए काम नहीं कर रहे। टीएमसी का दावा जो अभियोग है कि बीजेपी हारने के डर से आज तक का काम बंद कर रहा है। वो तो नतीजा का दिन पता चल जाएगा, लेकिन टीएमसी चोरी करने का मौका नहीं मिलेगा। टीएमसी SIR हुआ है, टीएमसी जाने वाला है, सुपड़ा साफ होगा। ममता बनर्जी फिर एक बार मेरा सामने उनको हार स्वीकार करने पड़ेगा। पूरा बंगाल में जो गुंडा और टेरर का राज है, शहर में ये खत्म होने वाला है। ये गुंडा को, क्रिमिनल को हम लोग यही बताऊंगा, थाना में आके सरेंडर करो। शहर में का बाद बसाने वाला कोई नहीं रहेगा, ठीक है ना। एकदम क्लियर संदेश है। दीदी के बोलने से थोड़ी ना होगा। हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। तो इवन मुझे बंगाल में आने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था कि चुनाव के दौरान जब हम देख रहे थे कि अपोजिशन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग पथरावबाजी कर रहे हैं, वसूलीबाजी कर रहे हैं, दलालबाजी कर रहे हैं, तो शायद मैं सुरक्षित महसूस नहीं करूँगी। लेकिन 2026 में आप लोगों के प्यार और उनके साथ जो बीजेपी के साथ जो उनका जो स्नेह है उसको देख करके आपको पता चलेगा कि 2026 में परिवर्तन होगा और इस बार बंगाल जागेगा। वार पलटवार और चुनावी दावों के बीच आज पहले चरण का प्रचार शाम 5 बजे थम जाएगा। और बंगाल चुनाव में पार्टियां एक एक वोट के लिए संघर्ष करते दिखाई दे रही है, तो बीजेपी और टीएमसी के सपोर्टर्स वोटिंग के लिए अपने घर पहुंचने लगे हैं। सोशल मीडिया पर फैली अफवाह के कारण भी लोग बंगाल में वोट करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह फैली है कि जो लोग इस बार वोट नहीं डालेंगे उनके नाम वोटर लिस्ट से कट जाएंगे। इसके बाद उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा मिलना बंद हो जाएगा। अफवाहों का असर ये हो रहा है कि दूसरे राज्यों में नौकरी करने वाले लोग बड़ी संख्या में बंगाल वोट डालने पहुंच रहे हैं। कोई बोलता है पापा को तेरा 2002 का लिस्ट जब ढूंढता है तुम्हारा भी ढूंढेगा, 2026 का भी ढूंढेगा, तुम्हारा बच्चा का दिक्कत होगा, इसलिए वोट कट जाएगा। उसीलिए मोबाइल में देखता हूँ ना, और हमारा गांव में बोलता है कि वोट कट जाएगा। 2-3 बार FIR भी किया है, फिर भी डिलीट आ गया। हाँ, डिलीट हो गया, लेकिन फिर ऑनलाइन किया। अब देखेंगे क्या होता है। डर लग रहा है। क्यों डर क्यों लग रहा है? सब बता रहे हैं ना, वोट कट जाएगा, ऐसा कट जाएगा। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर जीतेगा क्या? नहीं, वोट नहीं देगा तो अगर नाम हट जाएगा तो फिर रहने नहीं चाहिएगा हम लोग। अच्छा, ये किसने कहा कि वोट नहीं देंगे तो नाम हट जाएगा? वो हम लोग का थोड़ा मजबूरी है ना, कमजोरी है ना, हम लोग गरीब आदमी है, इसीलिए वो सोच के हम लोग चलाया। नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल ट्रेन से भी बड़ी तादाद में बंगाल के वोटर रवाना हुए। इन लोगों के भी मन में यह डर है कि अगर वोट नहीं दिया तो नाम कट जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि गांव घर से कहा गया है कि अगर इस बार वोट नहीं डाला तो नाम कट सकता है, तो कुछ सोशल मीडिया की अफवाहों पर भी भरोसा करके वोट डालने जा रहे हैं। कंपनी काम पे रहता हूँ मायापुरी में। अच्छा, जी जी। कितने दिनों की छुट्टी लेके जा रहे हो? अभी छुट्टी कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, 15-20 दिन। 15-20 दिन? जी जी, सिर्फ वोट डालने के लिए जी। हाँ, फिर आने का भी रिटायर्ड हो गया। 29 को 30 को आ जाएंगे। 23 तारीख को वोटिंग। 23 को वोटिंग है। अच्छा, क्या ये बोला गया है कि अगर इस बार वोट नहीं डालोगे तो नाम कट जाएगा? बिल्कुल, ये तो वहाँ पे जो सुविधा मिलती है सरकार से वो भी नहीं मिलेगी। क्या आप लोगों को ये बोला गया है कि अगर नहीं वोट डालोगे तो नाम कट जाएगा इस बार? जी सर, ऐसे ही सुनी हूँ, लेकिन हाँ, तो इसी वजह से ये जो वोट है ना, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो देना ही पड़ेगा। हर बार देते हैं, लेकिन ये जरूरी है। अच्छा, अगर देश में रहना है तो वोट देना ही है। अच्छा, आप पहली बार वोट डालोगे? जी।
आपको किस बात की खुशी है, ये कि हम जा रहे हैं पहली बार वोट डालने के लिए, या कि इस बात की चिंता है कि अब वोट डालने के लिए 10 दिन की छुट्टी लेके जाना पड़ रहा है? ये इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, वरना मेरा भी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। अब वोट डालने की खुशी तो है, लेकिन ये कितनी परेशानी में जाना पड़ा है, टिकट भी नहीं बन पाई। हमने कब से स्टार्टिंग से कोशिश करते रहे कि टिकट बन जाए, पर बनी ही नहीं टिकट। इस वजह से एक फ़ायदा तो है कि चलो वोट डल जाएगा, लेकिन नुकसान भी इतनी मेहनत से जाना पड़ रहा है। हाँ तो वोट डालने के जा रहा है, नरेंद्र मोदी बोल रहे वोट डालने का आज आप तो जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, क्या ये भी बोला गया है आप लोगों से कि अगर इस बार वोट नहीं डालोगे तो वोट कट जाएगा आप लोगों का? वो तो पहले बोला सर। अच्छा, वो पहले बोला वोट जो नहीं डालेगा उसका नाम कट जाएगा। और पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव में वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर भी पहुंच रहे हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से खुलने वाली ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पर भी सवार होने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग घंटों इंतजार करते देखे गए। यहां भी लोगों में वो अफवाहों का असर देखने को मिला, जिसमें कहा गया है कि वोट नहीं डालने पर नाम कट जाएगा। जा रहा अभी कोई दूसरा काम नहीं, वोट डालने वोट डालने जा रहा है, हम लोगों का दूसरा काम नहीं है अभी। और यहाँ पे कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? इतना से अभी 2 बजे से इंतजार कर रहे हैं। 2 बजे इंतजार कर रहे हो, ट्रेन से रात के 8:30 बजे ट्रेन है। मतलब कोई इस तरीके का डर और भी है क्या कि नहीं वोट देंगे तो नाम कट जाएगा इस तरह का? क्योंकि बहुत लोग ऐसे सुन रहा हूँ उधर अभी गांव में बोल रहे हैं वोट नहीं देंगे तो आधार कार्ड बंद हो सकता है, अभी बैंक का खाता भी बंद हो सकता है, इसी बोल रहे हैं गाँव से फोन कर। कौन बोल रहा है ये बात? अरे मम्मी पापा उधर सुन रहे हैं, गाँव से बोल रहे हैं हम लोगों को। वो जो बोला ना वही उसकी वजह से जा रहा है। क्या वही सब बोलता है कि राशन बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए नहीं इस बार डर ही है, खौफ है, ये भगाएगा रखेगा नहीं, वोट नहीं देगा तो वही प्रॉब्लम है। हाँ, कौन बोल दिया ऐसा कि आप वोट नहीं देंगे तो? आता है आप लोग जैसा बोलता है वैसा न्यूज में बोलता है, न्यूज में आता है। कहाँ देखे, कौन से न्यूज में दिखाया? हमको भी दिखाइए। मोबाइल में सुनता है हम लोग, जो वही सुन के जाना पड़ता है। बोलता है नहीं देगा तो नाम काट देगा, नाम नहीं रहेगा, डिटेल से कम में डालेगा। डर के वजह से नहीं है, सही उससे वजह से तो उधर बगल में को लपड़ा रहता है, इधर क्या झगड़ा रहता है उधर, वहाँ झगड़ा होता है। हाँ तो तृणमूल बीजेपी इसलिए और हम लोग को बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए? हाँ। क्यों ऐसा? उधर होता है ऐसा कुछ गड़बड़ होता है इधर। नहीं वैसा तो नहीं है, लेकिन वोट डालना भी जरूरी है। लेकिन सरकार क्या कर रहा है, सब परेशानी में झोंक रहा है और दूसरा कुछ कर क्या रहा है? कौन सा सरकार परेशानी में झोंक रहा है? जो सरकार है वही झोंक रहा है। आपके यहाँ तो ममता बनर्जी की सरकार है। तो बस ममता ही झुका रहा है ना अभी, बस ममता बनर्जी की वजह से परेशान है। देखो अभी अब क्या इंसान काम काज छोड़ के सब वोट डालने जा रहे हैं। क्या मतलब कोई डर तो है नहीं है ना दिमाग में कि नहीं जाएंगे नाम कट जाएगा? बहुत लोग बोल रहे हैं नाम कट जाएगा। कभी कभी आदमी को तो यही है, सोचा था जो वोट नहीं देगा तो नाम कट जाएगा, आधार कार्ड से नाम कट जाएगा, बैंक अकाउंट कट जाएगा, इसलिए अभी जा रहा है सब लोग। तो आपका तो नाम है ना, आपके घर में किसी का कटा है? नहीं। आपके गांव में किसी का नाम कटा है? मेरा गांव का बहुत आदमी का नाम कटा है। और शराब घोटाले केस में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की इस केस की सुनवाई करेंगी। केजरीवाल ने अपनी पिटीशन में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को केस की सुनवाई से हटाने की मांग की थी, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल की पिटीशन खारिज कर दी, खुद को सुनवाई से अलग करने से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने पिटीशन पर सुनवाई के दौरान खुद ही अपनी दलीलें पेश की थी। कोर्ट में कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा आरएसएस से जुड़े लोगों के कार्यक्रम में गई हैं, इसलिए उन्हें जज की निष्पक्षता पर संदेह है। लेकिन अपने फैसले में जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा कि न्याय किसी के सामने नहीं झुकता है, किसी से नहीं डरता है। वो इस अर्जी को खारिज कर रही हैं। इस केस की सुनवाई वही करेंगी और बिना किसी भय या पक्षपात के फैसला करेंगी। जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा है कि ये केस केजरीवाल के लिए विन विन सिचुएशन वाला है। अगर वो सुनवाई से हटती हैं तो केजरीवाल कहेंगे कि उनके आरोप सही थे, अगर वो सुनवाई वही जारी रखती है तो केजरीवाल उनके फैसले पर सवाल उठाएंगे, लेकिन वो न्याय के सिद्धांत को सर्वोपरि रखते हुए इन सब बातों की चिंता नहीं करेंगी। जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा है कि 34 साल के सर्विस के दौरान, उनके करियर के दौरान कभी भी उनके ऊपर कोई भी पक्षपात का आरोप नहीं लगा है। इस मामले में भी वो पीछे नहीं हटेंगी। इससे पहले सीबीआई ने भी कहा था कि जस्टिस स्वर्णकांता को सुनवाई से नहीं हटना चाहिए, वरना एक गलत प्रेसिडेंट जाएगा और परिपाटी की शुरुआत होगी और हर पिटिशनर कोई ना कोई आरोप लगाकर जज को बदलने की मांग करेगा। माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हम उनका स्वागत करते हैं।
ये केजरीवाल जी से ही अपेक्षा की जा सकती थी कि वो ऐसा कदम उठाएंगे कि हमारी न्यायपालिका के ऊपर ही सवाल खड़े कर देंगे। जो व्यक्ति सेना के ऊपर में सवाल खड़े कर देता था, जो व्यक्ति बच्चों की झूठी कसम खाता था, आज वो व्यक्ति हमारी न्यायपालिका के ऊपर में सवाल खड़े कर कर पूरी व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि एक आरोपी ये तय नहीं कर सकता कि कौन सा जज उसका केस सुनेगा। कोर्ट ने कहा कि जज को किसी भी अग्नि परीक्षा से गुजरने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो आरोपी नहीं है, वो तो सामने वाला जो याचिका करता है वो आरोपी है या नहीं, उसका फैसला सुनाने वाला है। और रिक्यूजल बड़ी साधारण सी चीज है। मैंने आपको बताया ईडी ने इसी तरीके से जज साहिबा को बदलवा दिया था। यहां पे जज साहिबा कह रही हैं कि नहीं, आपके मन में जो भी आपकी शंकाएं हैं वो गलत हैं। देखिए, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि शंकाएं तो पार्टी के मन की हैं और उसने 10 कारण बता दिए कि मेरे मन में शंका इन कारणों से है। अब जज साहिबा कह रही है नहीं, तुम्हारी शंका गलत है, मैं ही सुनूंगी, मैं ही न्याय दूंगी। तो भाई अगर ऐसा है तो ठीक है। और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि केजरीवाल की इस हरकत से राजनीति का स्तर भी गिर गया है। अदालतें इंसाफ का मंदिर होती हैं, वो राजनीति का अखाड़ा नहीं होती। ये बात अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए था। और दुर्भाग्य से उन्होंने जिस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां न्यायालय पे या न्यायाधीश पे की थी, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी न्यायाधीश का निर्णय या न्यायालय का निर्णय पक्ष या विपक्ष में होता ही है, लेकिन निर्णय आने के बाद हमारे संविधान की खूबसूरती ये है कि हर अपराधी को मौका दिया जाता है कि वो उससे अगली सीढ़ी पर जाके अपनी अपील कर सकता है। लेकिन जिस तरह की राजनीतिक चतुराई अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में दिखाई कि खुद बहस के लिए पहुंच गए, वो बात अलग है कि लिखवा के लाए थे, जिससे भी लिखवा के लाए थे। अच्छा, बहस भी की, चलो ठीक है, लेकिन उस पूरे वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड करना और फिर न्यायालय के खिलाफ या न्यायाधीश के खिलाफ एक नैरेटिव निर्माण करने की कोशिश करना, ये वो राजनीतिक चतुराई थी जिसको सिर्फ वो व्यक्ति कर सकता है जिसके स्तर के बारे में सोचा नहीं जा सकता। ये निम्नता से भी निम्न था और आज वही राजनीतिक चतुराई उनको महंगी पड़ी है। महाराष्ट्र में धर्मांतरण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। नासिक टीसीएस में सामने आए कथित धर्मांतरण और उत्पीड़न के बाद अब शिरडी के डीमार्ट स्टोर में भी इसी तरह के आरोप सामने आए हैं। शिरडी स्थित डीमार्ट में काम करने वाले एक युवक अश्विन को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किए जाने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि स्टोर के ही एक अन्य कर्मचारी सुहेल मनियार ने अपने सहकर्मी का ब्रेन वॉश कर उसे धर्म बदलने के लिए उकसाया, जिसके बाद हिंदू युवक ने नाम बदलकर मुस्तफा रख लिया। दावा किया जा रहा है कि युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नाम बदलकर मुस्तफा कर लिया है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। मामले की जानकारी सामने आने के बाद शिरडी के कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता डीमार्ट स्टोर पहुंचे और मैनेजमेंट से जवाब भी मांगा। बिहार के गया में सोमवार को महिला थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पारिवारिक विवाद सुलझाने आए सास और बहू के बीच अचानक मारपीट शुरू हो गई। बहू ने हेलमेट से हमला कर दिया। मारपीट इस घटना में सास घायल हो गई। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें लोग हाथापाई करते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि चंदौती थाने के क्षेत्र में बहादुर बीघा में एक पारिवारिक विवाद को लेकर दोनों पक्ष थाने पहुंचे थे, महिला थाने पहुंचे थे। पुलिस की मौजूदगी में बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश भी हो रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर सास और बहू के बीच बहस तेज हो गई। पहले तीखी नोकझोंक हुई, उसके बाद अचानक दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ी। महिला थाना पुलिसकर्मी ने बीच बचाव किया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गया के एक थाने में, महिला थाने में दरअसल पारिवारिक विवाद को लेकर दो पक्ष पहुंचे, जिसमें एक तरफ बहू थी, दूसरी तरफ सास थी।
अब यहां पर विवाद को सुलझाने की कोशिश हो रही थी, जिस दौरान सास और बहू के बीच नोकझोंक बढ़ गई और उसके बाद बहू ने हेलमेट से सास के ऊपर दे मारा और वो घायल हो गई, जिसके बाद वहां हाथापाई शुरू हो गई। अब यूपी के फिरोजाबाद में तेज रफ्तार वैन ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। वहीं इस हादसे में कार सवार युवक घायल हो गया, जबकि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें रोड पर तेज रफ्तार वैन आती दिख रही है। तभी एक काले रंग की कार गली से हाईवे की ओर मुड़ी, तब तक वैन ने कार को टक्कर मार दी। कार पूरी तरह से पलट गई, जबकि वैन डिवाइडर से टकराकर खड़ी हो गई। आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके की और दौड़ गए। कार के अंदर फंसे युवक को बाहर निकाला। युवक को मामूली चोट आई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी पहुंची। यूपी के कौशाम्बी में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों के बीच भारी बवाल हुआ है। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी तक आ गई। जमीन विवाद को लेकर पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और देखते ही देखते मारपीट में ये तब्दील हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। पथराव में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए पत्थरबाजों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 13 नामजद हैं, 7 अज्ञात के खिलाफ ये मुकदमा लिखा गया है। पथराव कर रही है, इनका पूरा खानदान पथराव। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने फतेहपुर के जिस शॉप पर चाय पी थी, उसको लेकर विवाद हुआ है। एक युवक ने उस चाय के दुकान के चाय की क्वालिटी की शिकायत की थी, जिस पर खाद्य विभाग की टीम ने दुकान पर छापा मारा और चाय की सैंपल ले गई। इसके साथ ही कुछ लोगों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ भी की। दुकानदार ने मारपीट करने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने इस मामले में 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।